नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रश्मि बंसल की एक काफी मशहूर किताब स्टे हंग्री स्टे फूलिश पर। हमारे पास ना इस किताब से जुड़े कुछ मुख्य अंश हैं, कुछ सारांश है और कोशिश ये रहेगी कि इनके जरिए किताब की जो आत्मा है उससे समझें। किताब का नाम तो खैर स्टीव जॉब्स के उस फेमस स्टैनफोर्ड भाषण से है। हाँ बिल्कुल। और ये फोकस करती है उन लोगों की कहानियों पर जिन्होंने अच्छी खासी डिग्रियां ली लेकिन फिर सुरक्षित नौकरी वाला रास्ता छोड़ दिया, चुना अपना खुद का रास्ता जो कहीं ज्यादा अनिश्चित था। बिल्कुल सही कहा। ये किताब ना खास तौर पर IIM अहमदाबाद जो मतलब देश के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में से एक है, उसके 25 ग्रेजुएट्स की बहुत प्रेरणा देने वाली यात्राओं का एक तरह से दस्तावेज है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरियों के ऑफर ठुकरा दिए और अपना बिजनेस शुरू करने का मतलब उद्यमिता का वो मुश्किल रास्ता चुना। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है ना? हाँ, और यहीं से ये पूरी चर्चा दिलचस्प हो जाती है। तो आज हम कोशिश करेंगे इस किताब के सार को पकड़ने की। आखिर क्यों, मतलब इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल युवा जिनके सामने एक सुरक्षित आरामदायक भविष्य था, वो उसे छोड़कर इतनी अनिश्चितता, इतनी जोखिम वाली राह क्यों चुनते हैं और उनकी कहानियों से आज के वक्त में क्या सीखा जा सकता है। चलिए इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं आज। तो शुरू करते हैं किताब के बिल्कुल मूल विचार से। क्या ये बस उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, या फिर इसमें कुछ और गहरा है? अक्सर ऐसी किताबों को लेकर पहला सवाल यही उठता है। हाँ, सवाल तो जायज है, पर यह किताब सिर्फ पैसे या सिर्फ सफलता का गुणगान नहीं करती। असल में इसका जो मुख्य फोकस है वो उस भूख यानी हंगर और मूर्खता यानी फूलिशनेस पर है, जिसका जिक्र टाइटल में है। अच्छा, भूख और मूर्खता। हाँ, भूख का मतलब यहाँ पेट की भूख से नहीं है, मतलब है कुछ बड़ा करने की अंदरूनी तड़प, कुछ नया बनाने की, कुछ रचने की इच्छा। जो मौजूदा हालात हैं उनसे एक तरह की असंतुष्टि और उसे बदलने का जज्बा, एक आप कह सकते हैं रचनात्मक बेचैनी। रचनात्मक बेचैनी, ठीक है। और मूर्खता का मतलब यहाँ पागलपन नहीं है, बल्कि समाज के जो तय मानक हैं, जो बनी बनाई उम्मीदें हैं, जिसे दुनिया समझदारी कहती है, उसको चुनौती देने का साहस, हिम्मत। एक सुरक्षित जाना पहचाना रास्ता छोड़कर अज्ञात में कदम रखने का जोखिम उठाने की हिम्मत। अक्सर लोग इसी को तो मूर्खता कहते हैं, है ना? बिल्कुल, समाज तो अक्सर सेफ खेलने को ही समझदारी मानता है। लीक से हटकर चलना तो हाँ मूर्खतापूर्ण लग सकता है। निश्चित रूप से। और किताब यही दिखाती है कि इन 25 उद्यमियों ने अलग अलग फील्ड्स में यही कथित मूर्खता दिखाई। कोई टेक्नोलॉजी में कुछ नया कर रहा था, कोई एजुकेशन या हेल्थ जैसे सोशल सेक्टर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई बिल्कुल ही अनोखे, शायद पहले कभी ना सुने गए बिजनेस मॉडल के साथ मार्केट में उतरा। हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि इन सबके पास IIM अहमदाबाद की डिग्री थी, एक ऐसा टैग जिसके दम पर वो आराम से देश विदेश में मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां पा सकते थे। बिल्कुल। उनके कितने बैचमेट्स शायद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी पोजीशंस पर थे। और यहीं आकर बात अटकती है। मतलब ऐसी डिग्री जो लाखों युवाओं का सपना होती है, उसे पाने के बाद उस सिक्योरिटी को छोड़ देना और एक अनजाने समंदर में कूद पड़ना, इसका लॉजिक क्या है? ये तो ऊपर से देखने पे बिल्कुल उल्टा लगता है। तो किताब क्या बताती है? इन उद्यमियों को क्या चीज ड्राइव कर रही थी? उनका मोटिवेशन क्या था? जाहिर है, जैसा आपने कहा, सिर्फ पैसा कमाना तो लक्ष्य नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा अक्सर नतीजा होता है, पहली प्रेरणा नहीं। हमारे पास जो सारांश हैं, वो यही बताते हैं कि प्रेरणा के जो स्रोत थे वो काफी अलग अलग थे। कुछ लोगों के लिए ये अपनी एक अलग पहचान बनाने की इच्छा थी, मतलब कॉर्पोरेट दुनिया की भीड़ में गुमनाम होने के बजाय अपना कुछ खड़ा करना, अपना कुछ बनाना। हाँ, कुछ लोग समाज पर, दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालना चाहते थे। वो किसी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम का हल खोजना चाहते थे जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था या अपने आसपास देखा था। कई लोगों के लिए, जैसा स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, ये शायद अपने काम से प्यार करना था। उनके लिए एक ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी न अक्सर एक सोने के पिंजरे जैसी थी। सोने का पिंजरा। सब सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है, पर वो उड़ने की आजादी नहीं है। अपना काम शुरू करना उन्हें वो आजादी, वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन देता था, अपने जुनून को पूरी तरह जीने का मौका, जो शायद लाखों की नौकरी में भी नहीं मिलता। वो अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। सोने का पिंजरा, ये
काफी सटीक कहा आपने, लेकिन पिंजरा तोड़ने का रास्ता आसान तो नहीं होता होगा। किताब यकीनन चुनौतियों का भी जिक्र करती होगी। बिल्कुल करती है, और यही इस किताब की खास बात है कि ये सिर्फ सक्सेस की चमक दमक नहीं दिखाती, ये उन मुश्किलों और संघर्षों पर भी खुलकर बात करती है जो इस रास्ते का हिस्सा है। जैसे शुरुआती दिनों में फंडिंग, मतलब पैसा जुटाना। ये तो एक आम कहानी है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी मुश्किल लगती है। बिल्कुल। फिर एक अच्छी टीम बनाना, ऐसी टीम जो आपके विजन पर यकीन करे और मुश्किल वक्त में साथ टिकी रहे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। इसके अलावा परिवार का, दोस्तों का दबाव भी होता है, वो सामाजिक प्रेशर, इतनी अच्छी डिग्री लेकर ये सब क्या कर रहे हो, कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेते टाइप की बात है। हाँ वही। फिर असफलता का डर तो रहता ही है, और मार्केट की अनिश्चितता। आपका कितना भी अच्छा आइडिया हो, गलत टाइमिंग या बदलते ट्रेंड्स की वजह से फेल हो सकता है। ये कहानियां सफर के पथरीले रास्तों को भी दिखाती हैं, जो इसे ज्यादा रियल बनाती हैं। यानी एक संतुलित तस्वीर मिलती है। क्या उन शुरुआती संघर्षों के कुछ ठोस उदाहरण हैं किताब में, जैसे फंडिंग में क्या दिक्कतें आई या पहला ग्राहक कैसे मिला? क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जिनसे असल में सीखने को मिलता है। हाँ, किताब में ऐसे कई किस्से होने की पूरी संभावना है। जैसे हो सकता है किसी ऐसे उद्यमी की कहानी हो जिसे पहला पैसा जुटाने के लिए महीनों तक इन्वेस्टर्स के चक्कर काटने पड़े, शायद 50 से ज्यादा मीटिंग्स की और हर बार ना सुनना पड़ा। ओह, 50 बार ना? हाँ सोचिए। और अंत में जाकर शायद किसी ऐसे एंजल इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हो जिसने कहा हो, देखो मुझे तुम्हारे बिजनेस प्लान से ज्यादा तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी जिद पर भरोसा है। ये दिखाता है कि शुरू में लॉजिक से ज्यादा जुनून और भरोसे का खेल होता है। या फिर पहला ग्राहक पाने की कहानी। सोचिए आपके पास न कोई बड़ा ब्रांड है, न कोई पिछला रिकॉर्ड। किताब में शायद ऐसे उदाहरण हों जहां उद्यमियों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस मुफ्त में देनी पड़ी या बहुत कम दाम पर, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे यूज करके देखे और फीडबैक दे। अच्छा, शुरू में ऐसा भी करना पड़ता है? बिल्कुल। किसी ने शायद घर से ही काम शुरू किया हो, गराज में ऑफिस बनाया हो, किसी को अपना पहला बड़ा ऑर्डर पाने के लिए महीनों फॉलो अप करना पड़ा हो। कई बार तो अपनी जमा पूंजी खत्म होने, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेने, यहाँ तक कि घर गिरवी रखने जैसी नौबतें भी आई होंगी। यही संघर्ष उनकी कहानियों को इतना मानवीय और प्रेरणादायक बनाते हैं। ये सब सुन के लगता है कि रास्ता वाकई बहुत बहुत कठिन है। तो फिर अगर कोई इस किताब को पढ़ता है, चाहे वो मैनेजमेंट का छात्र हो या नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति जो शायद अपनी जॉब से खुश नहीं है, या कोई भी जो अपना कुछ शुरू करने का सोच रहा हो, तो उसे क्या मुख्य सबक मिलते हैं? सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो पहला और शायद सबसे बड़ा सबक है अपनी अंदर की आवाज को सुनना, उसे गंभीरता से लेना। जिसे हम गट फीलिंग या दिल की आवाज कहते हैं, उसे नजरअंदाज नहीं करना। अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर गहरा जुनून है, कोई ऐसा आइडिया है जो आपको रात में सोने नहीं देता, तो कम से कम उस पर ईमानदारी से सोचने का साहस तो करना ही चाहिए। पारंपरिक रास्ते सुरक्षित लग सकते हैं, पर क्या वो आपको असली खुशी देंगे? ये सवाल पूछना जरूरी है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से सपनों को दबा देना शायद बाद में सबसे बड़ा अफसोस बन सकता है। ये बात तो सही है, अंदर की आवाज, लेकिन कई बार वो आवाज डराती भी है, असफलता का डर दिखाती है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा बड़ा सबक आता है। ये कहानियां सिखाती हैं कि असफलता जो है वो इस सफर का अंत नहीं है, वो एक जरूरी पड़ाव है, सीखने का एक मौका है। सीखने का मौका, हाँ। किताब में यकीनन ऐसे पलों का जिक्र होगा जहां ये उद्यमी फेल हुए, उनके शुरुआती आइडियाज काम नहीं किए, या उन्हें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलना पड़ा, जिसे आजकल की भाषा में पिविट करना कहते हैं। पिविट करना, हाँ। हो सकता है कोई कहानी हो जहां किसी ने ई-कॉमर्स साइट शुरू की, वो नहीं चली, लेकिन कस्टमर्स की जरूरत समझकर उन्होंने लॉजिस्टिक्स पर फोकस किया और सफल हो गए। या किसी ने रेस्टोरेंट खोला जो बंद हो गया, पर उसी अनुभव से सीखकर उन्होंने फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी जो चल निकली। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। इन असफलताओं से सीखना, अपनी गलतियों को मानना और फिर एक नई एनर्जी और नई स्ट्रैटेजी के साथ दोबारा खड़े होना, यही तो है असली उद्यमिता। हार मान लेना तो सबसे आसान है, पर टिके रहना, वो दृढ़ता दिखाना, वही इन कहानियों का सार है। आपकी बातों से एक और पॉइंट निकल रहा है कि जरूरी नहीं है कि उद्यमी बनने के लिए आपके पास कोई ऐसा ही आइडिया हो जो दुनिया बदल दे, एकदम क्रांतिकारी हो। कई बार जो चीजें पहले से चल रही हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान को बस थोड़ा बेहतर तरीके से करना, ज्यादा ग्राहक केंद्रित होकर करना या एक अलग नजरिए से करना भी काफी सफल हो सकता है। क्या किताब में ऐसे भी उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल।
इनोवेशन का मतलब हमेशा कुछ बिल्कुल नया बनाना ही नहीं होता है। अक्सर इनोवेशन होता है मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने में। शायद किताब में ऐसे उद्यमियों की भी कहानियां हों जिन्होंने किसी बहुत भीड़ भरे बाजार जैसे एजुकेशन या रिटेल में ही कदम रखा, लेकिन अपनी बेहतर सर्विस, अलग मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी के स्मार्ट इस्तेमाल से अपनी जगह बना ली। उन्होंने पहिए का दोबारा आविष्कार नहीं किया, आप कह सकते हैं, बस उसे बेहतर तरीके से घुमाया। ये दिखाता है कि एग्जीक्यूशन यानी किसी आइडिया को अमल में लाना वो अक्सर आइडिया से भी ज्यादा जरूरी होता है। आइडिया से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। हाँ, और एक और बात जो इन सभी कहानियों में कॉमन मिलेगी वो है जुनून यानी पैशन और दृढ़ता यानी परसेवरेंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। अपने काम के लिए वो गहरा जुनून ही आपको उन मुश्किल घड़ियों में टिके रहने की एनर्जी देता है जब सब कुछ खिलाफ नजर आता है, जब लगता है कि बस अब हार मान लेनी चाहिए। और दृढ़ता यानी लगे रहने की क्षमता, बार बार गिरकर उठने का जज्बा। इसके बिना वो फंडिंग की कमी, मार्केट का कंपटीशन, टीम छोड़कर जाने वाले लोग, इन जैसी अनगिनत चुनौतियों का सामना करना नामुमकिन सा है। किताब शायद यही दिखाती है कि कैसे इन उद्यमियों ने अपने जुनून को अपना ईंधन बनाया और अपनी दृढ़ता को ढाल और मुश्किल से मुश्किल वक्त का सामना किया और आखिरकार अपनी मंजिल पाई। चलिए अब अंत में एक बार फिर किताब के शीर्षक पर आते हैं, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इन 25 IIM ग्रेजुएट्स की कहानियों, उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं को देखते हुए इस मंत्र का सही मतलब क्या निकलता है, इसे कैसे समझें? देखिए, स्टे हंग्री यानी भूखे रहो का मतलब है कि कभी भी सीखना बंद मत करो। हमेशा ज्ञान की, नए अनुभवों की और खुद को बेहतर बनाने की भूख बनाए रखो। जिस दिन आप ये सोचकर संतुष्ट हो गए कि मुझे सब आता है या मैंने बहुत कुछ पा लिया है, समझ लीजिए उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक गई। अच्छा, इसका मतलब है हमेशा और बड़ा सोचने की इच्छा रखना, अपनी मौजूदा उपलब्धियों से कभी पूरी तरह संतुष्ट न होना, हमेशा अगली चुनौती की तलाश में रहना। ये एक लगातार बेचैनी है आगे बढ़ने की। और स्टे फूलिश वाला हिस्सा, मूर्ख बने रहो, इसका क्या मतलब है? स्टे फूलिश यानी मूर्ख बने रहो का मतलब है दुनिया की जो तथाकथित समझदारी है, जो बनी बनाई धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाने का साहस रखना। जो चीजें हमेशा से खास तरीके से होती आई हैं, जरूरी नहीं कि वही सबसे अच्छा तरीका हो या एकमात्र तरीका हो। हाँ। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेने से न डरना, लीक से हटकर चलने की हिम्मत रखना, भले ही दुनिया आपको नासमझ कहे या मूर्ख कहे। अक्सर जिसे दुनिया का स्थापित ज्ञान मूर्खता समझता है, वही तो नए आविष्कारों की, नई खोजों की और बड़े बदलावों की नींव रखता है। ये उस बच्चे जैसी मासूम जिज्ञासा और हिम्मत को बनाए रखने की बात है जो स्थापित नियमों को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेता क्योंकि वो हमेशा से चले आ रहे हैं। ये सवाल पूछने की हिम्मत है, क्यों नहीं? बहुत बढ़िया। तो अगर हम सार निकालें तो ये किताब सिर्फ बिजनेस शुरू करने की टिप्स नहीं देती, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों के पीछे जाना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, भले ही रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे। ये दिखाती है कि अगर जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, फेलियर से सीखने की कला है और थोड़ा फूलिश होने का साहस है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आपकी डिग्री या बैकग्राउंड चाहे जो भी हो। तो ये कहा जा सकता है कि रश्मि बंसल की स्टे हंग्री स्टे फूलिश की जो प्रासंगिकता है वो सिर्फ IIM ग्रेजुएट्स या उद्यमियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी गूंज हर उस इंसान तक पहुंच सकती है जो अपनी जिंदगी में कुछ मायने ढूंढ रहा है, जो शायद अपनी मौजूदा नौकरी से पूरी तरह खुश नहीं है या जिसके दिल के किसी कोने में कोई ख्वाहिश दबी हुई है। निश्चित रूप से ये किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। इसका मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना या कॉर्पोरेट सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना ही नहीं होता। आत्मसंतुष्टि पाना, अपने जुनून को जी पाना और शायद दुनिया में अपनी छोटी सी जगह से कुछ पॉजिटिव बदलाव लाना, ये भी सफलता के उतने ही या शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं। और इन कहानियों से मिले सबक जैसे रिस्क लेने का साहस, फेलियर से सीखना, जुनून का महत्व, दृढ़ता की शक्ति, ये तो जीवन के किसी भी फील्ड में लागू हो सकते हैं, चाहे कोई नौकरी कर रहा हो, कोई कला सीख रहा हो या समाज सेवा में लगा हो। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और शायद ये हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए। अंतिम विचार,
जरा सोचिए, अगर आज आपको अपनी वर्तमान सुरक्षित स्थिति, चाहे वो आपकी आरामदायक नौकरी हो, एक सेट लाइफस्टाइल हो या समाज की उम्मीदों के हिसाब से चलना हो, और आपके किसी गहरे दबे हुए जुनून या सपने के बीच चुनाव करना पड़े, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने का रास्ता पक्का नहीं है, जिसमें फेल होने का खतरा है और जिसे शायद दुनिया समझदारी ना माने, तो आप क्या चुनेंगे? क्या आप सुरक्षित और जाना पहचाना रास्ता पकड़ेंगे या फिर फूलिश यानी मूर्ख कहलाने का जोखिम उठाकर उस अनिश्चित सपने के पीछे जाने की हिम्मत करेंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप किताबों से जुड़ी और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।